तो डियर स्टूडेंट्स, आज कोलोइडल स्टेट में आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में डिस्पर्शन मेथड्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे एग्रीगेशन मेथड। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, हाउ सॉल्ट्स और कोलॉइड्स कैन बी प्योरीफाइड। इसके अलावा आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं कोलॉइड्स की? कोलॉइड्स की तीन तरह की बेटा प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो काइनेटिक, ठीक, दूसरा ऑप्टिकल और तीसरा इलेक्ट्रिकल। काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं हार्डी-सुलजे रूल, हार्डी-सुलजे रूल एंड गोल्ड नंबर। ठीक है, इतनी चीज़ें आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो समय का कोई ऐसा तो नहीं है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? थक जाएंगे तो बता देना, मैं ब्रेक ले लूँगा। ठीक है, थकना मत, हाँ बता देना, मतलब थके थकाए बैठे रहोगे फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, शैल वी कंटिन्यू? तो हम शुरू करते हैं एग्रीगेशन मेथड। एग्रीगेशन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्ट्स मींस कोलॉइड्स। हम जो ये कोलॉइड्स ज़्यादातर जब प्रिपेयर करने की बात करते हैं, ज़्यादातर सॉल्ट्स प्रिपेयर करते हैं। सॉल्ट का मतलब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये आपको आज तो याद होना चाहिए। इमल्शन में बोला तो मतलब लिक्विड इन लिक्विड, है ना। सॉल्ट बोला तो सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, एरोसॉल बोला तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। ठीक है, सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड जो है सॉलिड सॉल्ट बोला तो सॉलिड सॉलिड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ के आए हैं। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चल तो एग्रीगेशन दो तरह की मेथड बताई थी, एक डिस्पर्शन मेथड, एक एग्रीगेशन मेथड। ये कोलोइडल पार्टिकल का साइज है बिटवीन 10 to 2000 नैनोमीटर। डिस्पर्शन बड़े से छोटा, एग्रीगेशन छोटे से बड़ा। ये एग्रीगेशन मेथड है, ये डिस्पर्शन मेथड है। तो डिस्पर्शन मेथड में हमने तीन कल बात की थी, क्या? मैकेनिकल डिस्पर्शन, ब्रेडिक्स-आर्ट मेथड एंड तीसरा पेप्टाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट, पेप्टाइजेशन पे सवाल आता है। ठीक है, सॉरी मैं भूल गया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम होगा 10 to 2000। ठीक है, तो एग्रीगेशन मेथड में हमारी मोस्टली केमिकल मेथड्स आती हैं। क्या आती हैं? केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में पहली है डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। दूसरी है ऑक्सीडेशन, तीसरी है रिडक्शन। डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं, इसके अलावा दो मेथड्स और हैं जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। कि चौथी है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज, सॉल्वेंट एक्सचेंज। डबल डिकम्पोजिशन मेथड में होता क्या है डियर, कि कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो, जैसे ऐसा हो AB प्लस CD, ये बन जाए AC प्लस BD। यहां क्या होगा समझ में आया? लिगेंड्स इंटरचेंज हो गए, मतलब इसका लिगेंड इसके साथ आ गया और इसका लिगेंड, इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स, मतलब जो ग्रुप्स थे वो इधर के उधर हो गए। उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन में होता क्या है डियर, कि जो हमारे कंपाउंड में आयंस होते हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं, तो जो बनता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड हो, AS, इसकी बात करें सॉरी, AS2O3 हो प्लस H2S करेंगे,
AH2O3 प्लस H2S करें तो ये होता क्या है, AS2S3 प्लस H2O। ये जो आर्सेनिक सल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है, कोलॉइड। अब ये हुआ क्या, देखिए पहले आर्सेनिक ऑक्साइड था, इसकी रिएक्शन इससे की तो सल्फाइड इधर आ गया, ऑक्सीजन S AS के साथ आ गया और O H के साथ चला गया, डबल डिकम्पोजिशन हुआ ना। और जो मॉलिक्यूल बना किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का, पहले तो सिंगल मॉलिक्यूल बना होगा ना जिसका साइज छोटा रहा होगा, फिर और मॉलिक्यूल बन के आर्क से उसमें जुड़ते गए तो लार्जर मॉलिक्यूल हो गया और किस रेंज में आ गया, कोलॉइडल रेंज। तो कोलॉइडल रेंज में इसमें सॉल्यूशन बन जाता है आर्सेनिक सल्फाइड। तो आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वो डबल डिकम्पोजिशन मेथड से मोस्टली बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब दूसरी मेथड देखते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मेथड में होता क्या है कि हम किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके, क्या करके, ऑक्सीडाइज करके हम उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जनरली सल्फर सॉल्ट बनाई जाती है ऑक्सीडेशन मेथड से। कौन सी, सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट किससे बनाई जाती है, जनरली हमारे पास अगर वो H2S प्लस SO2 H2S प्लस SO2 करते हैं तो क्या होता है, H2O प्लस S, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड हमें ऑब्टेन हो जाती है। ये जो सल्फर होगा ना, इसको मैं बैलेंस नहीं किया, ना इसको बैलेंस करते हैं, क्या कर देते हैं 3 और ये 3, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी बैलेंस कर देते हैं, इसको बैलेंस करेंगे तो इसको करना पड़ेगा 2, ये 2 और ये 3, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सल्फर बनी, ये सिंगल एटम बना होगा, सिंगल एटम का साइज तो बहुत छोटा होता है, फिर ये एग्रीगेट होते गए, इसमें और एटम जुड़ते गए तो ये किस रेंज में आ जाता है, कोलॉइडल, यानी छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, सिंगल से मल्टीपल की ओर, ठीक है। तो ये कोलॉइडल रेंज में सॉल्यूशन बन जाता है। इसके अलावा एक मेथड और होती है रिडक्शन। इसमें जनरली टैनिक एसिड यूज किया जाता है, टैनिक एसिड, और भी कई हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एक एग्जांपल ही याद करना है ज़्यादातर, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लीजिए कि डबल डिकम्पोजिशन से हम आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, यूजिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मेथड से हम सल्फर सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं यूजिंग दिस केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, AgCl, क्या, AgCl या AgNO3, AgCl या AgNO3 भी ले सकते हैं। जनरली जब AgNO3 ले लेते हैं, आपको सिल्वर नाइट्राइड AgCl थोड़ा सा, इसमें हम यूज करते हैं टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो है ये रिड्यूस करने के काम आता है, मेटल्स को रिड्यूस कर देता है, मेटल्स को क्या करता है, रिड्यूस। टैनिक एसिड जो है Ag प्लस, यहाँ क्या होगा, Ag प्लस NO3 माइनस, Ag प्लस को किसमें रिड्यूस कर देगा, Ag मेटल में। तो ये Ag मेटल जो है सॉल्ट के फॉर्म में प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे ही AuCl3, Au क्या है, आप जानते हैं Au क्या है, गोल्ड। तो सिल्वर सॉल्ट और गोल्ड सॉल्ट, टैनिक एसिड को हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और Au सॉल्ट के फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये रिएक्शंस आपने रखनी है। ऑक्सीडेशन मेथड जो थी वो सल्फर के लिए है, रिडक्शन मेथड किसके लिए है, मेटल्स के लिए, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड का ब्रेडिंग आर्क मेथड से भी बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रेडिंग आर्क मेथड और ये मेथड दोनों ही लगभग, अगर हमें रिसर्च लेवल पे या आउटकम लेवल पे करना हो तो हम बनाते हैं रिडक्शन मेथड से, ठीक है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे करना हो तो कौन सी मेथड यूज करते हैं, ब्रेडिंग आर्क मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अगर हमारे पास FeCl3 है प्लस H2O, FeCl3 प्लस H2O वाटर के साथ किसी की रिएक्शन होती है तो वो कहलाती है क्या, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो H2O करेंगे तो ये बनेगा
OH होल 3 प्लस HCl 3HCl, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बन जाता है, सॉल्ट। फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये मेथड होगी आपकी क्या, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब एक रह गया क्या, सॉल्वेंट एक्सचेंज। सॉल्वेंट एक्सचेंज बड़ी गजब की मेथड है। सॉल्वेंट एक्सचेंज में होता क्या है कि जैसे एक चीज मैं बताऊं, आप आपने क्या किया, यहाँ वाटर लिया मान लीजिए, ठीक है। वाटर में नमक डाला, क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है। वाटर में नमक डाला तो क्या होगा, घुल जाएगा। अगर वही नमक पेट्रोल में डालें तो क्या होगा, नहीं घुलेगा। यानी कि कोई एक सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में तो ज़्यादा घुलते हैं, किसी में कम घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। तो जिसमें घुलते हैं उसमें उसके पार्टिकल्स क्या होते होंगे, छोटे छोटे होते होंगे। घुल जाना का मतलब उसके पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल 10 से क्या होते हैं, छोटा होता है ना, सॉल्यूशन का 10 से कम होता है पार्टिकल साइज, ठीक है। तो यानी कोई चीज किसी में घुली हुई है, उसके पार्टिकल क्या है, छोटे। अब उस सॉल्वेंट में से कुछ ऐसा सॉल्वेंट डाल दें जिसमें वो चीज कम घुलती हो, वो चीज क्या हो, कम घुलती हो, कम सॉल्युबलाइज होती हो, तो तब क्या होगा कि उसका पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा होगा तो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं, ठीक है। तो हम सॉल्वेंट को चेंज करके सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है, अगर सल्फर हो हमारे पास, सॉल्वेंट एक्सचेंज का मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। सल्फर है, ठीक है। सल्फर इथेनॉल में बहुत अच्छे से घुलती है, इसमें इथेनॉल, मतलब अगर हमने सल्फर को इथेनॉल में घोल दिया तो इसका पार्टिकल साइज क्या होगा, छोटा होगा, यानी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। तो सल्फर को हमने, सल्फर और इथेनॉल को एक उसमें चैम्बर में लिया, ठीक है। चैम्बर में लिया तो क्या होगा, इथेनॉल में ये घुल जाएगी, कोलॉइड नहीं बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, घुल गई। अब इसमें क्या करें हम, वाटर ऐड कर दें, क्या कर दें, वाटर ऐड कर दें और कुछ टाइम के लिए थोड़ा हीट दे दें, थोड़ा सा गर्म करें। तो वाटर तो इतनी जल्दी उड़ता नहीं है, क्या उड़ जाएगा, इथेनॉल उड़ जाएगा। तो अब सल्फर किस में आ गई, और वाटर में ज़्यादा घुलती नहीं है, तो उसके पार्टिकल साइज पहले के मुकाबले क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, सल्फर सॉल्ट, क्या बना देंगे। तो सॉल्वेंट एक्सचेंज यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें ज़्यादा घुलता उसमें घोल लिया, फिर ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जिसमें वो कम घुलता, तो वो सॉल्वेंट उड़ जाए अगर पहले वाला, तो पुराने नए सॉल्वेंट में आ जाएगा सब कुछ, और उसमें वो कम घुलता है क्योंकि, और पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाए, तो कोलॉइड बन जाएगा। तो दिस इज मेथड ऑफ सॉल्वेंट एक्सचेंज, समझ में आई, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, सल्फर सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड, sulfur salt is prepared in water by this method, sulfur salt is prepared, ठीक है। कैसे बनाते हैं आपको मैंने बताया, कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल, सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल, देन वाटर इज एडेड टू इट एंड इथेनॉल इज इवेपोरेटेड। इथेनॉल को इवेपोरेट कर देते हैं तो सल्फर का वाटर में सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इस चीज को ऐसे ही, क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल, देन वाटर इज एडेड एंड इथेनॉल इज इवेपोरेटेड, ठीक है। तो ये अब हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये मिटा दो बेटा फिर पूरा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। मेरा टारगेट है कि आज हम इसको
कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज कंप्लीट हो जाएगा तो बचे हुए 1-2 दिन में हम लोग वो कर लेंगे, आपका कुछ गैसियस स्टेट में कुछ चीज़ें छूटी हैं, कुछ लोगों ने बताया, तो वो कर लेंगे, ठीक है। और बाकी चलिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। हाँ जी सर, हाइड्रोलिसिस में और सॉल्वेंट एक्सचेंज में से डिफरेंस एक बार बताना। हाइड्रोलिसिस में वाटर के साथ उसकी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल है उसकी वाटर के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। लेकिन सॉल्वेंट एक्सचेंज में कोई रिएक्शन नहीं होती है, वो केवल एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में जाता है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। वाटर हाइड्रोलिसिस में भी वाटर से ट्रीट करते हैं, लेकिन वो रिएक्ट करता है वाटर से कंपाउंड, लेकिन सॉल्वेंट एक्सचेंज में वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसी और सॉल्वेंट में था अब वाटर में आ जाएगा, रहेगा वैसे, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। जैसे मैंने बात की बेटा, ब्लड इज कोलॉइड, यस सर। ब्लड क्या है, कोलॉइड है। हमारी बॉडी में ब्लड की सफाई कौन करता है, किडनी, किडनी करती है ना। यस सर। किसी की किडनी खराब हो जाए तो क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। और डायलिसिस इज व्हाट, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। तो फिर कोलॉइड को प्यूरिफाई करने का मेथड क्या है, डायलिसिस है, ठीक है। क्या नाम होता है उसका, पहला मेथड डायलिसिस, डायलिसिस। दूसरा मेथड इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक। और तीसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब क्या है कि डायलिसिस जो है वो कैसे काम करती है, आपको पता है इस बारे में? तो मरीज को ले जाते हैं, मशीन पे लगा देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे तक उसका खून पूरा मशीन के थ्रू सर्कुलेट होता है, तो हो गया, हो कहते हैं जाओ। यही तो है, होता क्या है डायलिसिस में ये समझते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है, ये एक या फिर दूसरा डायग्राम बताता हूँ। ये तो वो जो जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसी का, मैं सिंपल बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। दूसरा बताता हूँ, ठीक है। अब क्या है क्लियर कि किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हम अपना कोलॉइड फिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोलॉइड। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसका जो जो मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं, पोर्स आप समझते हैं, छेद बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, तो बड़े पार्टिकल्स को बाहर नहीं जाने देंगे और छोटे पार्टिकल्स को बाहर जाने देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से वाटर आ रहा हो और इधर से वाटर जा रहा हो, इसके अंदर जो सॉल है, सॉल में कुछ छोटे पार्टिकल्स की इम्प्योरिटी है मान लीजिए, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स और घुले हुए हैं, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स तो अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जनरली यहाँ सेलोफेन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं, ठीक ठीक। कौन सी मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन। सेलोफेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम। सेलोफेन मेम्ब्रेन जनरली उसी में यूज होती है जो डायलिसिस की मशीन होती है ब्लड को, ठीक है। वो क्या होता है कि जो घुले हुए और स्मॉल पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, वो तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं डायलिसिस। समझ में आया, सिंपल यही मशीन में थोड़ा सा इलेबरेट करा होता है, थोड़ा सा बड़े फॉर्म में होता है, ठीक है।
तो इसको डायलिसिस, आप समझ गए, कोई दिक्कत। अब क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है कि इसके दोनों तरफ हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे ना, पॉजिटिव जो होंगे इधर आ जाएंगे, नेगेटिव जो होंगे इधर चले जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रोडायलिसिस में चीजें और तेजी से होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज किया जाता है जिसका पोर साइज हमें नोन होता है। जैसे छन्नी है ना, छन्नी क्या करती है, छोटी चीजों को नीचे जाने देती है, बड़ी को ऊपर रोक लेती है, ठीक है। तो इस तरह से अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी क्या करता है, कोलॉइड को या सॉल्ट को फिल्टर करता है, जिसमें कि स्मॉल पार्टिकल्स पोर साइज के अकॉर्डिंग स्मॉल पार्टिकल नीचे आ जाएंगे और लार्ज सॉल्ट पार्टिकल या कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की टेक्निक भी काम करती है। तो आप समझ गए डायलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर होता है जिसमें कि हम उसके पोर्स को, साइज को छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कंट्रोल करके डिजाइन कर सकते हैं। कोलॉइड यूज होता है उसमें, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। Now coming on to the most important part of this unit, that is what, properties of colloids, ठीक है, properties of colloids। Properties of colloids। Colloids have three different types of properties. First, A, optical properties. Second, kinetic properties. And third, electrical properties. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये जानते हैं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं आसमान नीला क्यों दिखता है, कौन करता है प्रकाश का प्रकीर्णन, वो तो रेनबो का होता है, प्रिज्म वाला तो करता है ना। आपने कहा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आकाश नीला दिखता है। तो कोई तो करता होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द स्काई, आसमान में जो धूल और डस्ट पार्टिकल्स और आइस पार्टिकल्स होते हैं ऊपर हाइट में वो कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। और वो कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं, कोलॉइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं लाइट का। लाइट उससे टकराती है तो बिखर जाती है, ठीक है। लाइट का टकराना और फैल जाना उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आया, क्लियर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है ऊपर, तो नीला ही क्यों दिख रहा है, हाँ? क्या ज्यादा होते हैं, तरंग दैर्घ्य नीले की कम होती है, लाल की ज्यादा होती है। अब देखो आकाश नीला दिखता है लेकिन सुबह और शाम लाल दिखता है, क्या चक्कर है,
सुबह इधर होता है, शाम को इधर। इधर सब सुबह भी देखोगे तो इधर नीला ही होगा, लेकिन वो टाइम क्या होता है, लाल होता है। कभी सोचा ऐसा क्यों? अच्छा, सोचा नहीं, पढ़ा भी। सनलाइट में पढ़ा है? भूल गए, 11th में पढ़ा था। पढ़ा था? वेरी गुड, ये अच्छा तो पढ़ा था। सर ये ऑप्टिकल में पढ़ा था। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होता है डियर, इसका इसी से संबंध है। अब देखिए, अगर आपके पास सिल्वर सॉल है, क्या है? सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर डिजॉल्व्ड इन वाटर या किसी भी सॉल्वेंट। सिल्वर का कोलोइडल सॉल्यूशन हो वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में, तो जो पहली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पहली जो होती है वो होती है कलर। क्या? कलर। जो कलर है ना किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करेगा उसके पार्टिकल साइज पे। कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ दैट कोलोइडल पार्टिकल डिसॉल्व्ड। मतलब उस कोलोइड में, अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर आपके पास एजी सॉल है, क्या है? एजी सॉल, ठीक है, एजी सॉल, ठीक। अब इसका अगर पार्टिकल साइज, इधर हम बात करें एजी सॉल के कलर की और इधर हम बात करें पार्टिकल साइज की, ठीक है, तो साइज 6 × 10⁻⁻5 नैनोमीटर, 9 × 10⁻⁻5 नैनोमीटर, ठीक है, -5 भी है, 13 × 10⁻⁻5 नैनोमीटर एंड 50 × 10⁻⁻5, ठीक है। अब साइज देखिए, धीरे धीरे हम क्या करते गए, बड़ा करते गए, ठीक है, साइज क्या करते गए, बड़ा है। क्या? सिल्वर सॉल ही है, ठीक है। साइज जब छोटा था तो इसका ऑरेंज येलो कलर होता है, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर होता है। साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा। जैसे थोड़ा छोटा करेंगे तो ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। और छोटा करेंगे तो ये कलर जो है पर्पल हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाँ, बड़ा बड़ा। और बड़ा करें तो साइज क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। मतलब अब समझिए इसको, एक ही चीज है, एक ही सॉल है, आपने क्या किया, उसको साइज को छोटा बड़ा किया, और साइज को छोटा बड़ा करने से उसका क्या चेंज हो रहा है, कलर। यानी कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज, ठीक है। यानी कि एक ही चीज के कलर को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि एक ही चीज है, उसको बारीक कर दें तो कलर अलग होगा, और मोटा मोटा रखें तो कलर अलग होगा। थोड़ा ये कमाल की बात है ना, है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब लाइट उस पर पड़ती है, समझिए इस बात को मैं मेनली समझाना चाह रहा हूँ आपको, है क्या खेल। जब लाइट लाइट रे किसी भी कोलोइडल पार्टिकल से क्या होती है, टकराती है, तो उस लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। और जो स्कैटर लाइट होती है, वो स्कैटर्ड लाइट हमको दिखती है। स्कैटर्ड लाइट क्या होती है, दिखती है। अगर अब मुझे ये बताइए कि वायलेट की वेवलेंथ ज्यादा होती है या येलो की? वायलेट किस तरफ होता है, ब्लू की तरफ ज्यादा होगी ना। तो यानी देखिए, साइज छोटा था तो वेवलेंथ ज्यादा था, और साइज बड़ा था तो वेवलेंथ कम है। यानी कि साइज ऑफ द पार्टिकल, ये पहली बात आपने याद रखनी है। कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। अब यहां से हम क्या समझे, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। यानी कि साइज बड़ा होगा तो वेवलेंथ
कम होगी और साइज छोटा होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा। इनवर्स रिलेशन ये प्रूव हुआ ना इससे, कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ समझिए कि मीन्स वी कैन चेंज द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय ओनली चेंजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ दैट कोलोइडल सॉल्यूशन। आप देखते हैं कलर खरीदने आप जाएंगे ना, इतने कलर आपको दिखा देंगे वो कि आप देखते देखते बोर आ जाएंगे कि कौन सा कलर सेलेक्ट करें घर में करने के लिए। हम देखा है इतने कलर आते कहाँ से हैं? पार्टिकल साइज कोलोइडल सॉल्यूशन है, पार्टिकल साइज में फर्क करते जाइए, कलर चेंज होता जाएगा। ऐसे कलर बनते हैं, ठीक है। कलर के सेम चीज का कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसके पार्टिकल साइज में वेरिएशन करते जाइए कलर। यानी कि ये आप एग्जांपल देख रहे हैं सिल्वर सॉल्ट, ऐसे ही हर एक सॉल्ट का कलर डिफरेंट होता है। अब यहाँ देखिए, अब मैं जो बता रहा था कि स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है, देखो आपके रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, ब्लू की कम है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज़्यादा। तो स्कैटरिंग जो होती है ब्लू की सबसे ज़्यादा होती है पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग। अगर पार्टिकल साइज बदल दें तो हो सकता है रेड भी दिखाई दे, ठीक है। पार्टिकल साइज चेंज कर दें तो हो सकता है रेड भी दिखाई दे, ठीक है। लेकिन सुबह शाम का चक्कर क्या है फिर? सुबह शाम का चक्कर क्या है? हमारा जो देखने का व्यूइंग एंगल बदलता है ना, इधर और इधर, तो क्या होता है स्कैटर्ड लाइट हमें तब दिखती है जैसे लाइट इधर से आ रही है, यहाँ स्कैटरिंग हो रही है, तो इधर से देखोगे तो वो कलर दिखेगा जो स्कैटर हो गया, वो वेवलेंथ दिखेगी जो स्कैटर टकरा के बिखर गई। इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा? जिसकी स्कैटरिंग नहीं हुई वो दिखेगी। अगर ब्लू चला जाए लाइट में से तो बचेगा कौन? रेड, ठीक है। तो जब हम देखने का एंगल चेंज करते हैं ना, तो एक एंगल से तो स्कैटर्ड लाइट दिखती है और दूसरे एंगल से कौन सी दिखती है? नॉन स्कैटर्ड। तो कोई स्काई ब्लू दिख रहा है तो सुबह और शाम रेड ही दिखेगा, क्योंकि एंगल स्काई आप ऐसे देखते हो इधर उधर और सुबह शाम इधर उधर देखते हो, तो वहाँ जो है हमें रेड दिखता है, क्योंकि वो नॉन स्कैटर्ड लाइट होती है। लाइट सीधे आ रही होती है ना, और सीधे आ रही होती है और आप सीधे देख रहे होते हैं, तो स्कैटर्ड उधर जाएगा ऊपर और आपको सीधे क्या दिखेगा? जो स्कैटर नहीं हुआ, जिसकी स्कैटरिंग नहीं हुई। समझ में आया? मोस्टली ब्लू तो सारी स्कैटरिंग हो गई और बचा क्या? रेड। समझ में आया कि स्काई जो है ब्लू क्यों दिखता है और सुबह शाम रेड क्यों दिखता है? कोई दिक्कत? पक्का? तो ये हुआ कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ये पहली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है बहुत ज्यादा ध्यान से, वो क्या है बता देता हूं मैं। क्या है दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी? पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है? पढ़ी है आप लोगों ने, बता नहीं दिया। दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बहुत आता भी है, पढ़ी है तभी तो मैं बार बार दिला रहा हूँ। पढ़ी है। चमकते हैं पार्टिकल्स का चमकना, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे कोई पार्टिकल कोलोइडल रेंज में है, उस पर लाइट पड़ी तो लाइट पड़ेगी तो उसकी लाइट की क्या होगी? स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग की वजह से ये पार्टिकल चमकते हुए दिखेंगे, जिससे कि लाइट का जो पाथ है, अब यहाँ तक समझिए, अगर आप एक काम करें, टिंडल इफेक्ट है क्या इसको समझते हैं, टिंडल कोण को समझेंगे फिर। अगर यहाँ पे हम कोई सॉल्यूशन भर दें, सॉल्यूशन का मतलब पानी और नमक का सॉल्यूशन भर दें, और यहाँ क्या भर दें? कोलोइड, ठीक है। और इधर से लेजर लाइट की स्मॉल बीम पास करें तो क्या होगा बताइए? जो लेजर लाइट ये आएगी क्या करेगी? क्या होगा? वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन हो या शुगर का सॉल्यूशन हो तो क्या होगा? करके देख सकते हो आप। लेजर लाइट तो जनरली घरों में होती है,
ये मैंने अंतर बना दिया है, देखिए। इस सॉल्यूशन से वो लेजर लाइट की जो बीम होगी ना, उसका रास्ता नहीं दिखेगा आपको, लेकिन कोलॉइड से वो पाथ जो होगा ना वो विजिबल होगा। कोलॉइड से क्या होगा, दिखेगा। जैसे ना आपने लेजर लाइट कभी जलाई है, जलाई होगी, तो जैसे जहां जहां जाती है पूरे रास्ते में लाइन जैसी दिखती है, लाइन जैसी पूरे रास्ते में दिखती है, और लास्ट में जाके पॉइंट दिखता है। अब जितनी ज्यादा धूल होगी, अगर उस जगह पे आप, या कोहरा होगा, तो उस लेजर लाइट को आप जलाएंगे ना, तो पूरी लाइन दिखती जाएगी आपको, लेजर लाइट की बीम की पूरी लाइन दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि उस रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, चमकेंगे, ठीक है। और जो चमक होगी वो आपको दिखेगी, जिसकी वजह से आपको पूरा पाथ विजिबल होगा। क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल होने की वजह से जो लाइट है उनसे टकरा के बिखर नहीं पाती है, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो चमकते नहीं। इसलिए सॉल्यूशन में जो लाइट के बीम का पाथ विजिबल नहीं होता है, जबकि कोलॉइड में लाइट के बीम का पाथ क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। वही अगर यहां हम क्या करते हैं, यहां हम सस्पेंशन करते हैं, तब क्या होगा बताइए। क्या होगा, इतने बड़े पार्टिकल होते हैं कि लाइट टकराई, ये इतने बड़े नहीं होते कि टकराई और वापस, स्कैटरिंग जरूर होती है, लेकिन लाइट पास हो जाती है, जिससे कि वो भाई कोलॉइड कोहरा हो तो लेजर बीम तो जाता ही है ना, रुक थोड़ी जाता है, हालांकि हाँ पार्टिकल चमकते हैं, लेकिन अगर कोई सस्पेंशन हो तो लाइट उससे पास नहीं होगी, वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आया? तो इससे सीधे पास हो जाएगी, पाथ भी नहीं दिखेगा, इसमें से पास होगी, पाथ विजिबल होगा, इसमें से ना तो पाथ विजिबल होगा ना ही लाइट पास होगी, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़े हैं। तो टिंडल इफेक्ट समझे? टिंडल इफेक्ट में जो आपको लाइट का बीम विजिबल होता है वो आपका टिंडल इफेक्ट दिखाता है। अब टिंडल इफेक्ट का जो आप डायग्राम बनाते हो वो इस तरीके से बनाते हो। अभी तक तो मैं इसको खाली बातों में समझा रहा था, ठीक है। ये डायग्राम बनाते हो, इसको कहते हैं टिंडल कोन, टिंडल कोन, ठीक है। ये लाइट आती है, यहाँ स्कैटर होती है पार्टिकल से टकरा के, और ऊपर से आप देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो ये पार्टिकल क्या होता है, चमकते हुए दिखते हैं, बिल्कुल। और उसके इधर भी और इधर भी क्या दिखता है, कोन दिखता है, ऐसे कोनिकल कोन में। ये लेंस से जब लाइट पास करेंगे तो ये ऐसे आएगी ना, और जहाँ पे फोकस होगी वहाँ पे पार्टिकल चमकते हुए दिखेगा। ये फोकस जाता है ना किससे, लेंस से, लेंस से आपने फोकस किया, किसी एक पॉइंट पे फोकस जाता है, तो इस पॉइंट पे फोकस आ रहा है, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पार्टिकल चमकते हुए दिखेंगे। तो ये जो इधर कोन है और इधर कोन है, टिंडल कोन दिखता है, ठीक है। कोई दिक्कत? टिंडल इफेक्ट समझ में आया? आया नहीं आया? आ गया? पक्का? टिंडल इफेक्ट में जो लाइट की स्कैटरिंग होती है उसका रिलेशन भी वही है जो कलर वाले में मैंने कहा था। स्कैटरिंग उसकी ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। और पार्टिकल साइज के साथ फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है, बदलता जाएगा। पार्टिकल साइज बढ़ाते जाएंगे, जितना बड़ा करते जाएंगे उतनी कम होती जाएगी, ठीक है, कम वेवलेंथ होती जाएगी, ठीक है। और पार्टिकल साइज छोटा होगा तो वेवलेंथ ज्यादा। यानी कोई चीज रेड दिख रही है यानी उसका पार्टिकल साइज बड़ा है, ब्लू दिख रही है उसका पार्टिकल साइज छोटा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइज तो नहीं आएगा एग्जाम में, कितना साइज? नहीं नहीं ऐसा मतलब वो कितना ये मतलब एंगस्ट्रॉम जैसे 10 ना ना वैसा नहीं आएगा, आपने रिलेशन समझना है, वैसा नहीं आएगा, ठीक है। एक मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, काइनेटिक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन है, बताओ बेटा। क्वेश्चन नहीं है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी है बेटा। काइनेटिक प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे
किसकी बात करेंगे बेटा? ब्राउनियन मोशन। क्या आपने कभी कमरे में धूल के पार्टिकल्स देखे? देखें चमकते हैं तो क्या हो रहा होता है चमकते हुए? एक ही जगह खड़े खड़े चमकते हैं या चलते रहते हैं? उड़ते रहते हैं। कोई पार्टिकल आपको रुका हुआ नहीं दिखेगा, मोशन करते रहते हैं। ठीक, यही कोलॉइड की खासियत है, जिसको काइनेटिक प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन, रैंडम जिग-जैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। रैंडम मतलब इनकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती कौन किधर मूव कर रहा है। रैंडम जिग-जैग मोशन ऑफ कोलॉइडल particles is what is called Brownian motion। कोई दिक्कत? जो रैंडम डायरेक्शन में, जैसे ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स हमेशा रैंडम जिगजैग इधर उधर हमेशा मूव करते ही रहते हैं। कोई भी पार्टिकल होंगे वो हमेशा रैंडमली मोशन में रहेंगे और आपस में क्या होते रहेंगे? टकराते रहेंगे। आपस में इधर उधर क्या होते रहेंगे? टकराते रहेंगे। तो रैंडम जिग-जैग मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। अब ये इतना बहुत ज़्यादा क्या है इसमें? ब्राउनियन मोशन में कुछ भी नहीं, सरल है, ठीक। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ब्राउनियन मोशन ना होता तो क्या होता? पार्टिकल्स रुके रहते तो क्या होता? रुक जाते हैं। शायद वो मूवमेंट की वजह से ज़्यादा शाइन करते हैं, तो इतना शाइन नहीं कर पाते। शाइन कुछ नहीं। अब भाई धूल है, यहीं खड़ी थोड़ी रहेगी। अगर खड़ी हो गई नीचे बैठ जाएगी, यानी कि कोलॉइड क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ब्राउनियन मोशन ना हो ना तो कोलॉइड जो है ना, वो कोलॉइड नहीं रह जाएगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि एक उसमें कुछ आपने डाल रखा है, ठीक है, पानी में मिट्टी डाल रखी है। अब उस मिट्टी को आप चलाते रहेंगे तो मिट्टी पूरे में घुली रहेगी। चलाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगी। वही तो ये है, कोलॉइड में क्या होता है? ये खुद ही खुद को चलाते रहते हैं। जिग-जैग मोशन जो होता है ना, ये जिग-जैग मोशन इनको चलाते रहता है खुद ही। जैसे ये जिग-जैग मोशन बंद होगा, ये सस्पेंशन में चेंज हो जाएंगे, ये कोलॉइड नहीं रह पाएंगे। ठीक है, जैसे बादल है ना, बादल चलते रहते ऊपर ना, तो उसमें भी ब्राउनियन मोशन होता रहता है। अगर ब्राउनियन मोशन रुक जाए, ठीक है, बादल गिर जाएंगे तो क्या होगा? बारिश आएगी। जो प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं बारिश को इंग्लिश में, क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट बनता है ना आपके, तो प्रेसिपिटेट बनना, बादल का प्रेसिपिटेट बनना ये रेन, बारिश। ठीक है, ब्राउनियन मोशन आप रोक दीजिए किसी तरीके से, या किसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, अब हवा रुक गई, हवा बहुत तेज चल रही है, तो उन्होंने कहा बादल सब उड़ जाएंगे, अब बारिश नहीं होगी। आता है आपको? कहा जाता है ना, अरे आप बड़ी तेज हो गई, अब बारिश नहीं आएगी, अब बादल सब उड़ जाएंगे। ठीक, हवा रुक जाए, मौसम एक बार घनघोर हो जाए, बारिश होता है, ऐसा होता है ना। तो वही ब्राउनियन मोशन जितना तेज होगा, ब्राउनियन मोशन गिव्स सेल्फ स्टीयरिंग इफेक्ट। स्टीयरिंग का मतलब समझते हैं? स्टीयरिंग, हाँ, हिलाना। कोई किसी को बाहर से हिलाने नहीं आना पड़ता कोलॉइड को, वो खुद ही खुद को हिलाते रहते हैं। जैसे एक पार्टिकल चल रहा है, वो दूसरे को धक्का मारेगा, वो दूसरा भी चल पड़ेगा, तीसरे को धक्का, तो चलते रहते हैं। जब तक चलते रहेंगे तब तक
स्टेबल नहीं, लेकिन कभी ना कभी रुकते हैं। धूल तो बैठती है ना कमरे में, कभी ना कभी रुकते हैं, लेकिन बिल्कुल रुक जाए, चले ही ना, तो फिर बिल्कुल भी कोलाइड नहीं बनेगा, क्योंकि चलते रहते हैं इसलिए ये। ठीक है, ब्राउनियन मोशन। कोई दिक्कत? समझ में आया? ब्राउनियन मोशन की इंपॉर्टेंस है। ब्राउनियन मोशन गिव स्टेबिलिटी टू द कोलॉइड। जितना ज़्यादा ब्राउनियन मोशन होगा उतनी ज़्यादा कोलॉइड में क्या होगी? स्टेबिलिटी। और ब्राउनियन मोशन जितना ज़्यादा रुक जाएगा उतना वो कोलॉइड अनस्टेबल। क्लियर? तो काइनेटिक प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है। चार्ज मतलब कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे किया क्या गया, एक काम किया गया कि एक कोलॉइड को रखा, ठीक है, और कोलॉइड को रख के उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? ऐसा करके कोलॉइड रख देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो क्या देखा कि कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स जो थे वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें। अगर कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो नेगेटिवली चार्ज है। और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर मोस्टली चार्ज्ड। दे आर चार्ज। चार्ज कैसे आता है? जैसे ये है, चार्ज की वजह से वो स्टेबल भी होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल। जैसे ये कोलॉइडल पार्टिकल है, इसकी सरफेस पे कोई ना कोई आयन एब्जॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है। चार्ज आयन सरफेस पे, कोलॉइडल पार्टिकल की सरफेस पे कोई ना कोई आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे कोई बॉल हो, उसके बाहर हमने प्लस माइनस चिपका दिया, इस टाइप का कुछ। ठीक है, प्लस चिपक जाएगा तो पॉजिटिव कोलॉइड हो जाएगा, माइनस चिपक जाएगा तो नेगेटिव कोलॉइड हो जाएगा। तो ऑल द कोलॉइडल कोलॉइड्स आर चार्ज। ठीक है, जैसे बादल है, मैंने कहा बादल क्या है? कोलॉइड। तो बादल भी क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज। और इसी वजह से बिजली चमकती है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड किसी नेगेटिवली चार्ज क्लाउड से बहुत तेजी से टकराए तो प्लस माइनस क्या होगा? चार्ज, पोटेंशियल पैदा होगा, वोल्टेज पैदा होगा, बिजली चमकेगी, बहुत हाई वोल्टेज। ठीक है, और उसके ठीक बाद बारिश भी होगी, कुछ टाइम बाद बारिश भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज के कोलॉइड को मिला दें। जैसे ये कोलॉइड था, इसके अंदर पानी है, यहाँ प्लस लगा था, और ये कोलॉइड था, इसके अंदर पानी है और ये माइनस था, इसके बाहर चिपका हुआ। ठीक है, तो अब ये पास आएंगे तो प्लस माइनस दोनों अलग अपना दुनिया बना लेंगे, और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? बड़ा साइज बना लेंगे। दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? साइज में बड़े। और साइज में बड़े हो गए तो कोलॉइड नहीं रहेंगे, कोलॉइड नहीं रहेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। इज दैट सिंपल? ठीक है, अब आर्टिफिशियल रेन में मैंने परसों बताया था, कल बताया था, आर्टिफिशियल रेन कैसे कराते हैं? हम इंतजार नहीं करते पॉजिटिव नेगेटिव बादल टकराएं, हम जहाज में नेगेटिव कोलॉइड हम देख लेते हैं, जो बादल हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट चार्ज का कोलॉइड ले जाइए जहाज से, उसके ऊपर छिड़क दीजिए, बारिश हो जाएगी। दो अपोजिट चार्ज के कोलॉइड को अगर आप मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं कोएगुलेशन। कोलॉइड विल बी कन्वर्टेड इनटू सस्पेंशन, पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा। अब वो कोलॉइडल रेंज में नहीं रह सकता, वो सीधे नीचे आ जाएगा, बड़ी बड़ी बूंदें। समझ गए? कितना सिंपल है ना? है सिंपल या कठिन है? सिंपल है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स। कोई दिक्कत? पक्का?
ठीक हो गया। अब ये चार्ज होने की वजह से ही ये क्या होते हैं, जैसे इसको मैं एक और चीज समझा देता हूँ। जैसे ये है, ये स्टेबल होते हैं, चार्ज की वजह से क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। समझिएगा। थक गए क्या बच्चों? पक्का नहीं थके हैं? कंप्लीट तो होने वाला है, तो थोड़ी देर है, 2 रह गए, हार्ड डिस्क रूल और गोल्ड नंबर। ये तो बहुत टाइम होगा ये यार, जानता है? अब तो मजा आने लगा है भाई। मैंने आपको कहा था ना, क्या कहा था? मेरा पढ़ाने का मन कुछ टाइम बाद शुरू होता है। जो मजा तो है ना, क्लास शुरू होने के एटलीस्ट आधे घंटे बाद मजा आने लगता है, क्लास का ना फील आने लगता है। शुरू में तो गाड़ी धीरे 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 क्या होती है, स्पीड पकड़ती है। ठीक है, जब मजा आने लगता है क्लास खत्म। चलो ठीक है, तो अब जो है मैं समझा रहा था, जैसे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सारे कोलॉइड जो होंगे सेम चार्ज के होंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन में सारे पार्टिकल क्या होंगे, सेम चार्ज के होंगे। तो लाइक चार्जेज अगर पास आ गए तो क्या होंगे, वो आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे, और जुड़ेंगे तो बड़े होंगे ना। जब भाई पार्टिकल छोटे छोटे हैं, अगर उनको हम जुड़ने नहीं दे रहे किसी तरीके से, तो बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर वो पास आ रहे हैं तो रिपेल कर जा रहे हैं, क्योंकि उन पे सब पे एक ही जैसा चार्ज है। समझ में आया? इस वजह से चार्ज की वजह से कोलॉइड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। चार्ज की वजह से पेप्टाइजेशन में हमने किया क्या था, पेप्टाइजेशन याद है? पेप्टाइजेशन में हम कोई प्रेसिपिटेट में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो कोलॉइड में बदल जाता है। इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन उसके पार्टिकल्स के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, वो चिपक जाता है तो वो उसमें चार्ज आ जाता है। चार्ज लाने के लिए कुछ डालना पड़ेगा ना। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, कोई चार्ज चीज डालनी पड़ेगी। तो FeCl3 डालते हैं, मैंने कहा था। ठीक है, FeCl3 डालते हैं, तो FeCl3 डालने से वो पॉजिटिव कोलॉइड बन जाता है। ठीक है, पेप्टाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं चार्ज से। चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दूसरी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो ये मैंने बताया था ना। चार्ज के बाद पहले चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो ये मैंने समझाया, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब कोलॉइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या करते हैं, मूव करते हैं ना इधर उधर, उसी को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि कोलॉइडल पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में एक साइड से दूसरी साइड या दूसरी साइड से किसी भी साइड मूव कर जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद दो चीजें अब रह गई आपके इसमें, इसको हटा देते हैं। सब प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। इलेक्ट्रोफोरेसिस, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी आपके उसमें है नहीं, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। हेल्महोल्ट्ज थ्योरी भी नहीं है, उसकी भी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स या प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स। शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि आप लोग थोड़ा कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स या इसी को प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स भी कहेंगे। कोएगुलेशन का मतलब, कोएगुलेशन का मतलब कोलॉइड का प्रेसिपिटेट में बदल जाना। पेप्टाइजेशन का ठीक उल्टा। पेप्टाइजेशन में क्या करते थे, प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बनाते थे। अब क्या करेंगे, कोलॉइड से प्रेसिपिटेट। कोएगुलेशन का मतलब, कोएगुलेशन का मतलब कोलॉइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट। ठीक है, पेप्टाइजेशन का उल्टा। पेप्टाइजेशन में क्या करते थे, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाल के क्या बनाते हैं, कोलॉइड। कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट डालें तो पीपीटी बन जाता है। सेम चीज सेम है, क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि कोएगुलेशन के और बहुत सारे मेथड हैं। इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी आप क्या कर सकते हैं,
कोएगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे दूध में अगर नमक डालते हैं तो क्या होगा, फट जाएगा। हाँ, फट जाता है। दूध में कभी नमक डाल के देख लेना, एक गिलास में थोड़ा सा लेके नमक डाल देना। हाँ, डिपेंड करेगा कितना डालना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा डालो कुछ नहीं होगा, तो उसकी क्वांटिटी मैटर करेगी कितना डालोगे, लेकिन डालोगे एक क्वांटिटी के बाद दूध फट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूध क्या है, कोलाइड है। ठीक है, तो कोएगुलेशन हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट को हम बदल सकते हैं कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट से ही। इवन कोलाइड को प्रेसिपिटेट में बदल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग हो सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, उनकी क्वांटिटी अलग अलग। ठीक है, कोएगुलेशन के और भी कई मेथड हैं। एक मेथड है कोएगुलेशन का, पहला तो हमने कहा बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। पहला क्या कहा, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कोएगुलेट हो जाते हैं। तीसरा बाय बॉइलिंग। बॉइल करते रहें ना, कंटिन्यू बॉइलिंग करते रहें तो भी क्या होते हैं, कोलाइड कोएगुलेट हो जाते हैं। और चौथा जो है, चौथा बाय मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज कोलाइड्स। बाय मिक्सिंग ऑपोजिटली, जैसे मैंने बारिश का बताया ना, बारिश का बताया, दो ऑपोजिट चार्ज के कोलॉइड्स को मिला दीजिए, दोनों कोएगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने समझा दिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में होगा क्या, सारे के सारे कोलॉइडल पार्टिकल एक तरफ जाके जमा हो जाएंगे। तो क्या जमा होना मतलब कोएगुलेट होना। ठीक है, एक तरफ चले जाएंगे किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि उन पे क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, बाय बॉइलिंग का कोई एग्जांपल पता आपको, बॉइलिंग आप लोगों के घरों में होता होगा पक्का, इसलिए कह रहा हूँ। बॉइल करके आप कोलॉइड को अलग करते हो। चाय में क्या अलग करते हो बॉइल करके? मैंने कहा था मक्खन क्या है, मक्खन क्या है, मक्खन कोलॉइड है। मक्खन क्या है, कोलॉइड है ना। मक्खन को बॉइल करके क्या बनाते हैं, घी, और उसकी जो कचरा वचरा होता है वो सब अलग करते हैं ना। मक्खन को गर्म करते हो देखा मम्मी को, देखा, खूब बॉइल करते हैं, कचरा वचरा सब बैठ जाता है नीचे बॉइल करने के बाद, और घी अलग हो जाता है। घी कोलॉइड नहीं है, घी प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, घी कोलॉइड नहीं है। तो बॉइल करने से क्या हुआ, उसके जितने कोलॉइडल पार्टिकल थे वो क्या हो गए, कोएगुलेट हो गए, नीचे बैठ गए। नीचे आप घी का बर्तन नीचे से देखना, उसमें नीचे सब जमा हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग से क्या होता है, आपका कोलॉइड क्या होता है, कोएगुलेट होता है। ठीक है, और बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट में ही हम पढ़ते हैं अब हार्डी-सुल्जे रूल। क्या पढ़ते हैं, हार्डी-सुल्जे रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सुल्जे रूल बहुत सिंपल है। दिस इज रिगार्डिंग कोएगुलेटिंग पावर ऑफ आयंस। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ आयंस। अब देखिए, मान लीजिए कोई पॉजिटिव कोलॉइड है, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव टाइप का कुछ हो, एक कैटायन हो एक एनायन, लाइक HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, लाइक NaOH, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, हम NaOH बेस है, इलेक्ट्रोलाइट एसिड प्लस बेस से मिलकर बना हुआ कंपाउंड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखें, इसमें कैटायन और एनायन दोनों हैं। ठीक है, कैटायन एनायन दोनों हैं। ये क्योंकि पॉजिटिव है तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कौन हटाएगा, नेगेटिव। तो इफेक्टिव आयन इनमें कौन होगा, ये। ठीक, दोनों इफेक्टिव नहीं होंगे। अगर कोई नेगेटिव कोलॉइड है, अगर कोई क्या है, नेगेटिव कोलॉइड है, तो नेगेटिव कोलॉइड के लिए इफेक्टिव आयन कौन होगा, कैटायन।
यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में दोनों ही इफेक्टिव नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक इफेक्टिव आयन होगा, कोई एक क्या होगा, इफेक्टिव आयन। हार्डी-सुल्जे रूल ये बताता है कि इफेक्टिव आयन की कोएगुलेटिंग पावर कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the coagulation power of the effective ion increases with increasing charge of that ion, with increasing charge of that ion। अब मतलब समझिएगा, अगर इसमें इफेक्टिव आयन ये नेगेटिव है और ऐसा हमने लिया, एक नेगेटिव वो लिया जिसमें -1 चार्ज है, एक नेगेटिव ऐसा लिया जिसमें -2 चार्ज है, एक नेगेटिव ऐसा लिया जिसमें -3 चार्ज है, तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें चार्ज ज़्यादा है, और पावर किसमें कम होगी, जिसमें चार्ज कम। समझ गया हार्डी-सुल्जे रूल? इतना सही है कि कोएगुलेटिंग पावर कब ज़्यादा होगी, जब चार्ज ज़्यादा होगा इफेक्टिव आयन का, और कोएगुलेटिंग पावर कब कम होगी, जब चार्ज कम होगा। एग्जांपल इसका देखते हैं। फॉर एग्जांपल AS2S3 ये नेगेटिव कोलाइड है। कैसा कोलाइड है, नेगेटिव कोलाइड। तो नेगेटिव कोलाइड या नेगेटिव सॉल है, नेगेटिव सॉल के लिए इफेक्टिव आयन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें जो कोएगुलेटिंग पावर होगी, आपसे पूछा गया Al3+ और Ca2+ और Na2+ में सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आप क्या कहेंगे, 3+ में सबसे ज्यादा होगी, 2+ की उससे कम और Na+ की सबसे कम कोएगुलेटिंग पावर। क्या आप समझ गए, कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर हम इसको देखें, FeOH3 ये पॉजिटिव क्लोराइड है, पॉजिटिव क्लोराइड। इसके लिए अगर हम कहें PO4 3- SO4 2- एंड Cl-, इनमें से कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, PO4 3- और इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। ठीक है, समझ गया हार्डी-सुल्जे रूल? कठिन तो नहीं है, इतना ही याद रखना है। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इफेक्टिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द आयन, उस आयन के चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम एक लास्ट टॉपिक बात करेंगे बस। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट, यानी कि ऐसे सॉल्ट या ऐसे कोलाइड्स जो अनस्टेबल है। लायोफोबिक क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उनका प्रोटेक्शन। ठीक है, उनका क्या प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसकी थोड़ी सी बात हमने कल की थी। प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स हम यूज करते हैं। प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स क्या होते हैं बेटा, अब हम सिंपल गोल्ड नंबर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, इसी में आता है गोल्ड नंबर। जैसे कोएगुलेशन में आता है हार्डी-सुल्जे रूल, कोएगुलेशन में आप अनस्टेबल करते हैं कोलाइड, मतलब उसको प्रेसिपिटेट में बदलते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन में आप चाहते हैं वो प्रेसिपिटेट में ना बदले, प्रोटेक्ट हो जाए। तो अगर किसी कोलाइड में, किसी लायोफोबिक कोलाइड में स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड मिला दें तो प्रोटेक्ट हो जाती है, वो कोएगुलेट नहीं होती। कल भी बात की थी हमने। तो ऐसी कोलाइड जो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग कोलाइड। और वो कौन होंगी, लायोफिलिक। क्या होंगी, लायोफिलिक कोलाइड
colloids are protecting colloids, यानी कि लायोफिलिक कोलाइड्स जो हैं, प्लीज बेटा, लायोफिलिक कोलाइड्स क्या है? प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स हैं, ठीक है। लायोफिलिक कोलाइड्स में ऐसा गुण होता है कि वो लायोफोबिक कोलाइड को भी कोएगुलेट होने से रोक देते हैं, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास 10 लायोफिलिक कोलाइड है। अब मैं चाहता हूं कि देखा जाए कि किसका प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा है और किसका प्रोटेक्टिंग पावर कम है। कौन थोड़े से में प्रोटेक्ट कर दे रहा है, किसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। जैसे कोई ऐसी लायोफिलिक कोलाइड होगी जो बहुत ज़्यादा डालनी पड़ रही प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई ऐसी कोलाइड होगी जो थोड़ा सा ही डाल के प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब तरीका क्या है प्रोटेक्टिंग पावर नापने का? प्रोटेक्टिंग पावर मेजर करने का तरीका क्या है? गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर इसका नाम क्यों पड़ा? हम लेते हैं 10 ml गोल्ड सॉल्ट। क्या लेते हैं? गोल्ड सॉल्ट, इसलिए इसका नाम गोल्ड नंबर है। हमने क्या लिया? 10 ml गोल्ड सॉल्ट ले लिया, ठीक है। गोल्ड सॉल्ट इज लायोफोबिक सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट कैसी है? लायोफोबिक, यानी कि स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम? इसमें 1 ml 10% NaCl डालते हैं। 1 ml 10% NaCl डालने से ये कोएगुलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? कोएगुलेट, मतलब सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये अनस्टेबल तो है लेकिन थोड़ा तो स्टेबल होगी। तो 10 ml गोल्ड सॉल्ट में अगर 1 ml 10% NaCl डालें, NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होता है? कोएगुलेशन होता है कोलाइट का, ठीक है, कोएगुलेट होती है। अब क्या करें कि हम ये डालते समय कुछ mg समथिंग x mg मान लीजिए, x mg लायोफिलिक सॉल्ट डाल दे रहे हैं। लायोफिलिक क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने? x mg लायोफिलिक कोलाइड डाला, ठीक। और अब ये दोनों एक साथ डाल दिए, ये भी, और पहले ये डाला फिर अब ये डाला। पहले क्या हो रहा था? इसको डालने से कोएगुलेशन, इसको डालने से कोएगुलेशन मान लीजिए नहीं, तो इसका मतलब प्रोटेक्ट किसने किया? अब अगर ये कम हो गया तो कोएगुलेट हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो कोएगुलेट नहीं होगा। एक कोई मिनिमम अमाउंट होगा ना जिससे नीचे कोएगुलेट हो जाए और ऊपर कोएगुलेट, उस मिनिमम एक्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। कि किसी 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिनिमम कितना लायोफिलिक कोलाइड मिलाना पड़ रहा है mg में? मिनिमम कितना mg लायोफिलिक कोलाइड मिलाना पड़ रहा है कि 1 ml NaCl डालने पे उसका कोएगुलेशन ना हो? उसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर। क्या आप समझ गए? ये फिगर याद रखोगे तो याद रह जाएगा। व्हाट इज गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर को आप लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? ये कीवर्ड्स हैं, ये और ये 3 कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना है और इनको फिट करना है क्या? अपनी समझ से। आप कर क्या रहे हो समझ लीजिए। आप ले रहे हो 10 ml गोल्ड सॉल्ट, उसमें डाल रहे हो कुछ mg लायोफिलिक कोलाइड और 1 ml NaCl 10%। अगर कोएगुलेशन नहीं हो तो वो गोल्ड नंबर है, यानी कि द मिनिमम, लिख लीजिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्रैकेट में mg, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्रैकेट में mg में मिलीग्राम में, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड required to protect 10 ml gold salt, to protect 10 ml gold salt by
बाई 1 ml 10% NaCl solution बाई 1% 10 ml NaCl। जो मैंने समझाया वही है ना, ये वही है, समझ गए? ये कलाकारी आपने सीखनी है। क्या इतने से आपको डेफिनेशन दिखनी आ जानी चाहिए, याद ना करनी चाहिए। ये ट्रिक अगर आप सीख गए तो हर परिभाषा को आप ऐसे ही बना लोगे। हालांकि इस परिभाषा को आप याद करोगे, ठीक है, तो याद करी हुई सही कभी भी नहीं लिख पाओगे। इसको आप समझ लीजिए कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट को इससे कोएगुलेट होने से बचाने के लिए जितना mg लाइब्रेरिक कोलाइड चाहिए वो क्या है, उसका गोल्ड नंबर है। किसका? लाइब्रेरिक कोलाइड। किसी लाइब्रेरिक कोलाइड का गोल्ड नंबर कम है, इसका मतलब उसका प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। और किसी लाइब्रेरिक कोलाइड का गोल्ड नंबर ज्यादा है, इसका मतलब उसका प्रोटेक्टिंग पावर कम है। यानी कि गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिंग पावर। ये भी लिख लीजिए, गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, ठीक है।